नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो प्रशासनिक सुधारों का जो कार्यकाल रहता है उसके तहत जो भारत में कई गवर्नर जनरल भारत में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और उनके द्वारा क्या क्या जो सुधार किए जाते हैं, उन सुधारों के तहत जब विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बन के भारत में आते हैं 1828 ईस्वी से लेकर 35 ईस्वी तक, तो उनके कार्यकाल के दौरान ही 1833 जो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की घोषणा होती है। जो चार्टर एक्ट किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हमें जानना जरूरी होगी। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है ब्रिटिश कंपनी का, तो इसके तहत जो ब्रिटेन में जो संसद होती है, ब्रिटेनी संसद के द्वारा उसके द्वारा ऋण देके भारत में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वह शासन संचालन की नीतियां उनके द्वारा ही बनाई जाती है। और ये एक जो प्रावधान होते हैं, एक नियम वगैरह रूल वगैरह बनाकर दिए जाते हैं कि इसके तहत आपको शासन कार्य संचालित करना होगा। उसे ही जो चार्टर एक्ट कहते हैं। जो 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट की घोषणा होती है, जिससे चार्टर एक्ट को हम हिंदी में घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। आज की क्लास में हम जो चार्टर एक्ट की है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में और उसके प्रावधान के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि ये पहला चार्टर एक्ट नहीं होता, इससे पहले भी कई चार्टर एक्ट आए। 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट रहता है, पीछे का जो चार्टर एक्ट रहता है, उसमें 10 सालों के लिए जो कार्यविधि ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, तो किस तरीके से उनके द्वारा शासन किया जाएगा। तो बंगाल में जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित होने के पश्चात निरंतर ब्रिटेन की संसद के द्वारा इस तरह के चार्टर एक्टों की घोषणा की जाती है। समय समय पर इनको बनाया जाता है ब्रिटेन की संसद, और वहाँ जो कंपनी के संचालक होते हैं, कंपनी के संचालक वे लोग होते हैं जिनका पैसा इसमें लगाया गया होता है, जो इसके शेयर धारक होते हैं, जिनका व्यापार में हिस्सा होता है, उनका एक संचालक मंडल होता है, उनके द्वारा और ब्रिटेन की संसद के द्वारा तो भारत में जो प्रशासनिक गतिविधियां कंपनी के द्वारा की जाती है, उनके लिए जो नियमों का प्रावधान उनके द्वारा किया जाता है। तो ब्रिटेन की संसद ने 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की जब अवधि 10 साल की थी, वो समाप्त हो रहा था। जो उसकी अवधि के समाप्त होने के पश्चात ये जो 1833 ईस्वी में नए चार्टर एक्ट को बनाया गया। इस चार्टर एक्ट के तहत जो बात की जाए तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करते हैं। भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग रहते हैं, और विलियम बेंटिंग के समय में काफ़ी सुधार होते हैं। इन सुधारों की वजह से ही उनके कार्यकाल को व्यापक सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है। और अब मुख्य प्रावधान जो प्रोविजन है इस एक्ट में क्या क्या किए गए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट में क्या प्रावधान किया जाता है। जो बंगाल का पहले गवर्नर ही होता था, ब्रिटिश कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की है उसकी 3 प्रेसिडेंट थी, और वहाँ पर जो इनके अलग अलग गवर्नर शासन करते थे। एक प्रेसिडेंट की बात करें तो बंगाल जिसमें मुख्य था, उसके पश्चात बात की जाए तो बम्बई थी, और तीसरी प्रेसिडेंट थी इनकी मद्रास। इन तीनों में जो अलग अलग जनरल वो गवर्नर ही बैठते थे। उन गवर्नरों के द्वारा जो अपनी अलग अलग प्रशासकीय व्यवस्थाएं की जाती थी, और उनके अनुसार ही जो प्रशासन का संचालन किया जाता। अब धीरे धीरे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य फैलता रहता है और भारत के अधिक क्षेत्रों पे इनका अधिकार हो जाता है। जब इनका अधिकार हो जाता है तब ये महसूस किया जाता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा कि संपूर्ण क्षेत्र में जो एक तरह के समान तरह के नियम और कानून ही लागू होने चाहिए। और इसके तहत क्या किया जाता है, बंगाल के जो गवर्नर होते हैं उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है। अब यही संपूर्ण भारत के लिए जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र होगा उनके लिए नीतियों का निर्धारण इनके द्वारा ही किया जाता है। तो 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम पहले बात की जाए, इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और इसी तरह अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, ये जो पिछले चार्टर एक्ट की बात करें तो उस समय 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन अवधि बढ़ा दी जाती है। इसी तरह ये इस वर्ष भी इस चार्टर एक्ट के तहत भी 20 वर्षों के लिए इनकी कार्य अवधि को बढ़ा दिया जाता है। अब इनको क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले चीन से संबंधित, चीन से अफीम का व्यापार होता था मुख्य से। और बात की जाए तो चाय का व्यापार है, चाय के व्यापार पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार थे। दूसरे व्यापारियों को जो यहाँ जो अनुमति नहीं रहती व्यापार करने की, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा ही व्यापार किया जाता है।
जब इन परिस्थितियों में जब प्रशासकीय भार जब आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पर और इसका साम्राज्य विस्तार होने लग जाता है और कार्य क्षेत्र जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र बढ़ने लगता है, तो ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा महसूस किया जाता है और उनके द्वारा इनके जो व्यापारिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। इसकी बजाय इनको सिर्फ राजनीतिक कार्य और प्रशासकीय कार्य करने के लिए कहा जाता है। अब व्यापारिक जो अधिकार इनसे एकाधिकार ये छीन लिया जाता है चीनों से। इससे क्या होता है, ब्रिटेन से अन्य व्यापारी भी प्रोत्साहित होते हैं और अन्य व्यापारियों द्वारा यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए जो अपनी पूंजी का निवेश किया जाता है और कई व्यापारी भारत आते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये एकाधिकार इसलिए छीना था क्योंकि उन पर व्यापारिक बोझ था। इस वजह से वो राजनीतिक है गतिविधियों को और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए ये अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जो जितना भी बिजनेस होगा उसका 10.50% यानी 10.5% है जो ब्रिटेन की संसद ब्रिटिश के ताज को उसमें से हिस्सा तय कर दिया जाता है 40 वर्षों के इस चार्टर एक्ट के तहत। अब बात करते हैं कानून निर्माण की शक्ति। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे सर्वेसर्वा घोषित कर दिया जाता है भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों का और लगभग अधिकतर क्षेत्रों में 1833 ईस्वी तक शासन हो जाता है। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल को ये अधिकार शक्ति दे दी जाती है कि वो समस्त प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बना सकते हैं। सिर्फ वह कानून चार्टर एक्ट के विरोध में कोई कानून नहीं बनाएंगे, 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है, और ब्रिटेन की संसद के विरोध में कोई भी कानून उनके द्वारा नहीं बनाया जाता। और उसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक है उनके विरोध में ये गवर्नर जनरल कानून नहीं बनाकर संपूर्ण जो ब्रिटिश शासित क्षेत्र है भारत में उसके लिए कानून का निर्माण कर सकता है, ये अधिकार इनको दे दिया जाता है। और इसके साथ साथ इनकी कार्यकारिणी जो प्रशासन संचालन के लिए एक जो इनकी परिषद होती है कार्यकारिणी सभा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद होती है उसमें पहले 3 व्यक्ति होते थे। उन 3 व्यक्तियों के अलावा एक व्यक्ति चौथे व्यक्ति को और इसमें ऐड कर दिया जाता है और इस परिषद की संख्या 3 से 4 कर दी जाए। गवर्नर जनरल सहित ये 5 हो जाते हैं और नए जो सदस्य की नियुक्ति इसमें की जाती है लॉर्ड मैकॉले की नियुक्ति की जाती है। लॉर्ड मैकॉले के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था, जिनके द्वारा अधोनिष्पंदन सिद्धांत दिया जाता है और लॉर्ड मैकॉले के द्वारा कई जो कानून बनाए जाते हैं। और इसमें बात की जाए तो कानूनों में सुधार करते हुए फौजदारी और दीवानी कानूनों में विभाजन करते हुए लॉर्ड मैकॉले के द्वारा यहाँ कानून से संबंधित नियम बनाए जाते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसी को समस्त अधिकार दे दिए जाते हैं वित्तीय मामले में कि कितना पैसा आएगा, क्या कौन सी जगह कितना पैसा खर्च करना है, किसको कितना देना, ये सारे अधिकार इस बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिए जाते हैं। उसके पश्चात जो सैनिक असैनिक कार्य है उनका अधिकार भी इनको दे दिया जाता है और समस्त सैनिकों को जो चाहे बंगाल का हो प्रेसिडेंसी या जो बम्बई की प्रेसिडेंसी हो या मद्रास की प्रेसिडेंसी हो, इनके अधीन ही कर दिया जाता है और सैनिक असैनिक कार्यों का संचालन इनके हाथों में सौंप दिया जाता है। और राजस्व संबंधी मामले रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार भी इन्हीं को दे दिया जाता है और इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितना राजस्व लेना चाहिए और कौन कौन से किसानों से किस तरीके की दरों के अनुसार राजस्व लिया जाएगा। उस राजस्व का जो एकत्रण और नियंत्रण इन्हीं के हाथों में रखा जाता है। उस राजस्व में से कितने पैसे कहाँ खर्च किए जाएंगे ये इनके अधीन कर दिया जाता है। अगर कोई जो गवर्नर इनकी बातों की अवहेलना करता है या अधिकारी करता है उसके खिलाफ जो कार्रवाई का अधिकार भी इनको यहाँ पे दे दिया जाता है। और इसी एक्ट के तहत 1833 ईस्वी की बात करते हैं तो इस एक्ट के तहत मद्रास में, कलकत्ता में और बम्बई में नए बिशप, इन तीनों जगह बिशपों की नियुक्ति कीजिए। इन बिशपों की नियुक्ति करने के पीछे इनका मूल जो उद्देश्य देखा जाता है, इनका ईसाई धर्म का प्रचार करना ही इनका मूल उद्देश्य रहता है। बिशप जो ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं जिस तरीके से, और भारत में ईसाई धर्म को, ईसाईयत को फैलाने के लिए इनके द्वारा इसी एक्ट के तहत जो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में बिशपों को नियुक्ति कर दी जाती है, यानी ईसाई धर्म गुरुओं की नियुक्ति कर दी जाती है। और इस एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है, यही प्रोविजन किया जाता है और भारत के गवर्नर जनरल को निर्देश दिए जाएं कि भारत में जो एक सामाजिक बुराई है और ये कुप्रथा है जो दास प्रथा, और इसे मिटाने, जो इसे समाप्त किया जाए। और इसी के तहत बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इस दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाए गए और इसे समाप्त किया जाता है। और इसी जो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान रहता है कि भारतीय लोगों के साथ धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इस भेदभाव को समाप्त किया जाएगा, चाहे सरकारी नियुक्तियां हो, चाहे सरकारी नौकरियों
उनमें भारतीयों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन गतिविधियों के कारण ही भारतीयों में कहते हैं कि भारतीयों में राष्ट्रवाद का उत्थान होता है भारत में, और भारतीय लोगों को यहाँ जागरूक होते हैं, और राष्ट्रीय जो आंदोलनों का सूत्रपात इन्हीं गतिविधियों से होता है। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट की बात की जाए तो जब 20 वर्षों की अवधि के पश्चात 1813 ईस्वी के चार्टर की जो समय समाप्त हो जाता है, उस समय जो 1833 ईस्वी में जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो भारत पे शासन करने के लिए जिस तरीके के नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को चार्टर एक्ट कहा जाता है। इसमें तय किया जाता है कि भारत में किस तरीके से प्रशासनिक गतिविधियां होगी। और इसी चार्टर एक्ट के दौरान बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंग भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, और इसमें ये प्रावधान किया जाता है जो बंगाल का गवर्नर होता है, 3 गवर्नर समकक्ष होते हैं भारत में। जो ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में बात की जाए तो 3 प्रेसिडेंसी होती है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इनमें से तीनों बराबर होते हैं, लेकिन अब यहाँ बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और उसी को संपूर्ण नियंत्रण और निगरानी करने का अधिकार दे दिया जाता है। उसी के द्वारा वित्तीय मामलों पर निगरानी उसी की रख दी जाती है, सैनिक असैनिक मामलों पर उसी की निगरानी यहाँ पर रहती है, और राजस्व संबंधी नियंत्रण उसके हाथों में दे दिया जाता है। और ये तय कर दिया जाता है किस तरीके से जो कितना पैसा कहाँ खर्च करना है ये उसकी निगरानी में ही होगा। और चीन से संबंधित जो व्यापार होता था चीन देश से, और चाय का जो व्यापार था जिस पर कंपनी का ही एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट यहाँ दे दी जाती है। और कंपनी को यहाँ व्यापारिक जो कार्यों से मुक्त करते हुए राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है सिर्फ, और उन्हें कहा जाता है कि आप व्यापारिक कार्यों से दूर रहे और राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में लिप्त रहें। तो कंपनी पे जब ये कार्यभार आ जाता है तो कंपनी के द्वारा इन प्रशासनिक गतिविधियों में ज़्यादा संचालन में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ लाभांश होने वाले लाभांश में से 10.5% है जो इनका हिस्सा तय कर दिया जाता है ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश ताज का 40 वर्षों के लिए ये कर दिया जाता है। कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। और इनकी कार्यकारिणी परिषद की बात की जाए, गवर्नर जनरल की 3 व्यक्तियों से 4 व्यक्ति कर दिए जाते हैं। लॉर्ड मैकाले को इसमें एक व्यक्ति नए व्यक्ति के रूप में शामिल कर दिया जाता है, जो विधि के जानकार होते हैं, उनके द्वारा कई तरह के कानूनों का निर्माण किया जाता है। और बात की जाए तो मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में बिशपों की जो धर्म गुरु है ईसाई धर्म को फैलाने के लिए उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। और इसमें यह भी प्रावधान किया जाता है कि भारत में कुप्रथा जो दास प्रथा है उसे समाप्त किया जाए और बिशपों की नियुक्ति कर दी जाती है। उसके पश्चात ये भी तय किया जाता है कि भारत में धर्म, जाति, रंग और वंश के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। ये इस तरीके से 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के प्रावधान थे जिनके बारे में हमने जाना। और ये कहते हैं कि इसी की वजह से राष्ट्रवाद का उदय होता है और जो राष्ट्रीय आंदोलनों का सूत्रपात, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ वर्ग असंतुष्ट रहता है और उनके द्वारा धीरे धीरे ये आक्रोश जमा होते हुए जो राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में उभर कर सामने आता है। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट हमने पढ़ लिया है, तो आप अपने किसी तरह की समस्या हो उसे मुझसे साझा कर सकते हो और आप अपने सुझाव भी दे सकते हो। आपके सुझाव आमंत्रित है। किसी चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, या कोई आपकी सामान्य जिज्ञासा उत्सुकता हो किसी चीज़ के बारे में तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।